दुनिया भर के बाजारों से आज है थोड़े बेहतर संकेत और विजयादशमी पर रावण दहन के बाद बड़ा सवाल ये कि मंदी और कमजोरी के रावण का दहन हो चुका है या अभी भी कुछ सर और कटने और गिरने बाकी हैं। तो बड़ा है ये सवाल। आज हरे निशान के साथ शुरुआत के पूरे हैं संकेत। मंथली एक्सपायरी की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये रिकवरी कितनी होगी बड़ी और कितनी होगी टिकाऊ, ये है आपका बड़ा सवाल। और साथ ही ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों इस बाजार में क्या करें, इस पर पूरा लंबा चौड़ा एकदम विस्तार से विश्लेषण है आपके लिए तैयार। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और इस सब के बीच ये नहीं भूलिएगा, मिड वीक सेशन आ चुका है एक दिन की छुट्टी के बाद। तो चलिए मूड माहौल थोड़ा आपका सुधारते हैं, बताते हैं कि एग्जैक्टली बाजार में चल क्या रहा है। पहले तो सर वेलकम बैक, मिस किया आपको स्टूडियो में, थोड़ा हम कनेक्ट कर पाए। आरोप लग गया कि मैं जिस दिन छुट्टी पे होता हूँ उस दिन मार्केट बहुत घट जाते हैं। और मंडे को तो आप वर्किंग भी थे। हाँ, मतलब मंडे तो मतलब आधा वर्किंग टाइप तो था ही, पूरा तो लाइव नहीं हो पाया किसी वजह से, थोड़े सिग्नल्स वीक थे, बट अदरवाइज भी वैसे तो आपकी प्रेजेंस चाहिए होती है स्टूडियो में। सर स्टूडियो प्रेजेंस जरूर, मतलब घटते तो फिर भी शायद थोड़ा कम ज्यादा घट सकते थे, वो एक सिचुएशन समझ जाती है। एनीवे, मतलब सोमवार का दिन तो बड़ा खतरनाक। आइए पहले आज के ट्रिगर्स देख लें जिनके दम पर हमें शुरुआत करनी है आज के सेशन की। डाउ कल 200 अंक चढ़ा है और नैस्डैक में रही 125 अंकों की मजबूती। 2 दिनों में कच्चा तेल 4% फिसल कर $88 के नजदीक आता हुआ दिखा है और 10 साल के अमेरिका के बॉन्ड यील्ड 5% के पार निकलने के बाद अब है 4.8% के पास। आज निफ्टी के दो दिग्गज कंपनियों के आएंगे नतीजे। एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा, इनके रिजल्ट्स पर रहेगी आज नजर। बिल्कुल सर, तो चलिए एक बार जरा समझते हैं कि एक्चुअली मंडे को हुआ क्या। आज की भी बात करनी है, एक्सपायरी पर भी हमारी नजर है, थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल भी सुधरा है, वो सारी चीजें फोकस में। बट ये मंडे का एक्शन समझाइए, और मंडे का एक्शन ये भी समझाइए कि लग रहा था कमजोरी होगी, सुस्ती हुई, और जो 2:30 बजे 2:45 बजे से जो गिरावट है और जिस तरह से गिरावट है, ये क्या था सर? तो किया किसने ये? हाँ, तो देखिए दीप, जब हम कहते हैं कि तीसरी महाशक्ति, हाँ, जिनमें ताकत है जबरदस्त खरीदने की, तो उनमें ताकत बेचने की भी है। ताकत सिर्फ एक तरफ नहीं होती, ताकत दोनों तरफ होती है। अब तक आपने वो ताकत सिर्फ खरीदारी की तरफ देखी थी, और सोमवार को आपने वो ताकत पहली बार ढंग ढांग की बिकवाली की तरफ भी देखी। अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। सोमवार के आंकड़े आप देखिए। सोमवार के सेशन में कैश मार्केट में जो आंकड़े हैं, 252 करोड़ की एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े और 1100 करोड़ के आसपास की लोकल फंड्स की, यानी कि कैश मार्केट में दोनों ने खरीदारी की और कोई खास बड़ी ब्लॉक डील्स नहीं है। अगर ब्लॉक डील्स हो तब भी आंकड़े तो खरीदारी के हैं, ठीक है। अब आइए वायदा कारोबार में। एफआईएस की तरफ से वायदा कारोबार में 325 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे गए, जो कि नहीं के बराबर है। 325 करोड़ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एफआईएस ने 6400 करोड़ रुपए के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की। एग्जैक्टली। अब इसमें दो चीजें हैं जी। एक, जाहिर सी बात है कि उन्होंने खरीदारी की है और वो बुलिश हैं या उन्हें भाव अच्छे लग रहे हैं। दूसरा, जो इसको नहीं मानने के पीछे तर्क हो सकते हैं, वो ये कि अरे मंथली एक्सपायरी तो आ रही है, तो उसके पहले स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग की होगी, ठीक है। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की होगी, लेकिन शॉर्ट क्या हो, भी काट तो रहे, खरीदा। और दूसरी बात, स्टॉक फ्यूचर्स में भी दीप ओपन इंटरेस्ट घटकर नहीं आया, बढ़कर आया है। तो नेट स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि सोमवार को 2 तरह के लोगों की तरफ बिकवाली हुई, जिसमें एक वो कमजोर ट्रेडर्स से वायदा कारोबार के, जिनकी चाहे इंडेक्स में पोजीशन रही हो, चाहे स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशन रही हो, और स्पेशली वो स्टॉक फ्यूचर्स जो हेवी वेट्स हैं और जो चल नहीं पाए, जिसमें चाहे आप रिलायंस ले लें, एचडीएफसी बैंक ले लें, टीसीएस इन्फोसिस का टाइप के शेयर ले लें, ये सारे, या एसबीआई ले लें, जो आम पब्लिक के ओवरबॉट स्टॉक हो गए, तो वो स्टॉक्स काफी तेजी से घटे और उन्हीं की वजह से आपको गिरावट होती दिखी है। एफआईज और लोकल फंड ने लपक कर खरीदारी की है कि चलिए आज हमें दिग्गज शेयर अच्छे दामों पे मिल रहे हैं। तो पहली चीज तो उन ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन हल्की हुई जो थोड़े से ओवरबॉट हो चुके थे, इस उम्मीद में कि या किसी टीसीएस इन्फोसिस के बायबैक हैं, इन्फोसिस के रिजल्ट ठीक है, एचडीएफसी बैंक उतना खराब नहीं, जो भी समझो, और रीजन अपना लॉजिक जो भी हो, लेकिन उनकी पोजीशन कमी। तो जो बड़ा वायदा कारोबार में जो फॉल होता है, वो कैपिचुलेशन तब होता है जब कमजोर ट्रेडर्स अपनी लीवरेज पोजीशन को खत्म करें। फॉर्चुनेटली इस वक्त आमतौर पर इसको लोग अनफॉर्चुनेटली मानते हैं कि जिस तरह से पीक मार्जिन्स बढ़े हैं, उसके चलते हुए आप ज्यादा ट्रेडिंग पोजीशन ले नहीं पाते। लेकिन ये पीक मार्जिन वाला सिस्टम आज ही के दिन काम आता है। और इस समय देखिए, अगर बहुत जरूरत से ज्यादा पैनिक नहीं होता तो इसी वजह से नहीं होता कि पीक मार्जिन की वजह से आप एक लिमिट से ज्यादा पोजीशन बना ही नहीं पाते, ठीक है। और आपका मार्क टू मार्केट लॉस जल्दी जल्दी आने लगता है, तो उस लिहाज से आपकी पोजीशन लिमिटेड रहती है। लेकिन फिर भी जो भी जितनी पोजीशन थी, उसका कैपिचुलेशन आपने थोड़ा सोमवार के सेशन में देखा। ये तो बात हुई
ट्रेडर्स की, जो काफ़ी कुछ हल्के हो चुके हैं। मैं आगे बताऊंगा भी कितने हल्के हुए और कैसे, और उसका फ़ायदा आज कैसे मिलेगा। दूसरी चीज़ है उन इन्वेस्टर्स की तरफ से जो अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हैं और पहली बार एक साइजेबल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पिछले 2-3 दिनों में लगातार करेक्शन देखा। नहीं तो जनरली 2 दिन से ज़्यादा करेक्शन कभी आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दिखता ही नहीं, वापस बढ़ जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि शुरुआती 2 दिनों में करेक्शन के बाद करेक्शन की मात्रा बढ़ी है कम होने के बजाय, और 2.5-3% अगर आपका इंडेक्स नीचे बंद होता है तो फिर वो चिंता की बात होती है। सो काफ़ी इन्वेस्टर्स जिन्हें ये लगता था कि या तो वो लॉस में जा रहे हैं, लॉस में जाने से पहले अपनी प्रॉफिट बुक कर लें, या जो अभी भी काफ़ी लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं तो उन्हें लगता है मार्केट यू टर्न ले रहा है, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। तो काफ़ी हद तक, और वो गलत भी नहीं है, अगर इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तो गलत भी नहीं है, क्योंकि कोई सर्टेन लेवल्स के नीचे आप जरूर, जब समझे आप 19,500 के नीचे बंद होते हुए देख रहे हैं तो रिस्क खुलती है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। या 43,600 के नीचे आप बैंक निफ्टी को बंद होते देख रहे हैं तो रिस्क खुलती है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए। तो ऐसा सोचने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। और अगर आप देखें तो फॉल जो आया है आखिरी 1-1.5 घंटे में, दीप वो इन लेवल्स के नीचे आने पर ही तेजी से आया। जैसे आपने 43,500 तोड़ा बैंक निफ्टी को, उस समय प्रेशर बढ़ता हुआ एकदम तेजी से बढ़ा है। जैसे आपने 19,450-400 के नीचे आना शुरू किया कि 500 को आप डिसाइसिवली तोड़ रहे हैं, उसके बाद प्रेशर आना जोर से शुरू हुआ। सो आई थिंक मेरे हिसाब से ओवरऑल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, और जब तीसरी महाशक्ति दम लगाकर खरीदती है तो एफआईज लोकल फंड के सामने भी मार्केट बढ़ते हैं, और जब एफआईज और लोकल फंड खरीद रहे हैं लेकिन तीसरी महाशक्ति में दम तो है, अगर वो बेचने आ जाए तो ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा हुआ, गलत हुआ, खराब हुआ, बढ़िया हुआ, ये अपनी अपनी थॉट प्रोसेस है। मार्केट है, आपके हमारे सोचने के हिसाब से चलता नहीं। लेकिन एक चीज़ जो सोमवार के डेटा में साफ निकल कर आती है और वो ये है कि आप लोकल इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर को, लोकल ट्रेडर्स को, चाहे वो एल्गो से ट्रेड करते हो, वैसे ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनके पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये पावर आपको दिखा कि बड़े इन्वेस्टर्स दम लगा के खरीदे भी तब भी छोटे इन्वेस्टर्स मार्केट को घटा सकते हैं, और बड़े इन्वेस्टर्स बेचे तब भी इनकी ताकत है मार्केट टिका रहे, ऊपर बढ़ता रहे। सो अब सही गलत तो अपना अपना डिसीजन है, उनका पैसा लगाने का डिसीजन, किसी का बेचने का डिसीजन। पहले उनका बेचने का डिसीजन होता था, रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगाते थे। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें गिरावट में, अगर अब तक बाजार बढ़ने में क्रेडिट तीसरी महाशक्ति ने ली, तो जो सोमवार की तेज गिरावट है उसमें गिरने की क्रेडिट भी उन्हीं को जाती है। हाँ। रेयर होता है जब हम देखते हैं कि इतनी बहुत कम ऐसा फंड्स का कुछ उसमें योगदान ना हो। बहुत कम ऐसा होता है। तो अब इन लेवल्स पर क्या समझना है सर, क्योंकि इससे पहले भी हमारी बात हो रही थी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को लेकर, मंडे की गिरावट के बाद और थोड़ा बाजार ऊपर से अब हल्के हो चुके हैं, क्या करना चाहिए दोनों कैटेगरीज को, ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स? तो पहले मैं आपको इन्वेस्टर्स की बात बताऊं। इन्वेस्टर्स के लिए हमने ऑलरेडी कहा था कि इन लेवल्स पे आने पर आपको प्रॉफिट, आपको पैसा लगाना है, राइट। ये बात अपनी सोमवार को ही हो चुकी थी, शुक्रवार को भी हो चुकी थी कि अगर इस लेवल पे 19,250 19,350 की रेंज में निफ्टी आता तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट 25% की मिनिमम जानी चाहिए, वो जानी ही चाहिए, और उसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, पहली चीज। अगर 18,900 19,000 की रेंज में अगर आता है तो आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी, वो भी आगे की बता दूं ताकि कभी आए तो आपको ध्यान रहे। कभी पता चला मैं फिर से ऐसी जगह हूं जहाँ नेटवर्क मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा, नहीं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, खाली फोन पर कर, तो फिर भी ध्यान में रहे। तो 819,000 की रेंज में आएगा तो आपको और दूसरी इंस्टॉलमेंट जानी है। मैं आपकी 3 4 5 इंस्टॉलमेंट में बता दूंगा कब कब जानी है। तो पहली इंस्टॉलमेंट 19,250 19,350 की रेंज में जाने के लिए तैयार हो गई। क्लियर है? नंबर 1, बैंक निफ्टी 43,600 पर पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जानी थी, वो आपको सोमवार को जानी चाहिए थी, लगभग उसके आसपास आप आ गए। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे, मैं एक बार लेवल प्रॉपर और निकालूंगा। बैंक निफ्टी में थोड़े से मुझे ढंग के अच्छे सपोर्ट लेवल निकालने चाहिए। इनिशियली मुझे 42,500-600 के आसपास का आ रहा है, वहाँ पर दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी जानी चाहिए। करेक्ट? ठीक है, लेकिन पहली तो जाने का वक्त आ गया। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है, सुनिएगा ध्यान से, वो होल्ड करना है। ओके। और आपको दूसरी पोजीशन, अगर आपको फ्रेश पैसा लगाना तो लगाने का टाइम। ओके, क्लियर? जो लोग एसआईपी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी डरे घबराए नहीं। हाँ, वो आप अपना कंटिन्यू रखें। कई लोग ये भी पूछे थे मुझे वीकेंड पे कि सर एसआईपी कंटिन्यू करूंगा। एसआईपी की ही इसी दिन के लिए जाती है। एग्जैक्टली। जब आप मार्केट खराब हो तब आपको एसआईपी से ही कंफर्ट और सपोर्ट आता है। तो ये क्लियर है इन्वेस्टर्स के लिए कि उन्हें डरने घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है सर। अब आइए, ट्रेडर्स, डरना घबराना नहीं, तो रिकवरी कब और कितनी आएगी? यस। अब इस रिकवरी में इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि पहले अब रिकवरी आपको थोड़ी लार्ज कैप्स में आती दिखे। उसकी 2 वजह है। एक, लार्ज कैप्स के वैल्यूएशंस और ज़्यादा आकर्षक हो गए। दूसरा, अगर एफआईआई की खरीदारी आना शुरू होती है, जो कि आपको आंकड़ों में दिखा है, तो वो पहले लार्ज कैप्स में आएगी, मिड कैप स्मॉल कैप्स में कम आएगी। तीसरा कारण
मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो रिटेल इन्वेस्टर्स और लोकल म्यूचुअल फंड में जो इनमें पैसा आ रहा था उस वजह से भाग रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि इतने महीनों में, अब ये सवाल वीकेंड पर मेरे पास पहली बार आया है कि सर सब बेच दूं क्या, निकल जाऊं क्या। अब तक के हर फॉल में ये सवाल आता था, लोग ये पूछते थे कि क्या लूं, मार्केट गिरा है। पहली बार थॉट प्रोसेस में चेंज आ रहा है। थॉट प्रोसेस में चेंज क्या आ रहा है कि मैं बेच के निकल जाऊं क्या, और खराब हो जाएगा क्या। सो ये जो झटका लगा है ये बड़ा वाला है साइकोलॉजिकली। फाइनेंशियली तो अपनी अपनी पोजीशन है, आपने किस लेवल पे ली है, लेकिन साइकोलॉजी झटका लगा। तो इससे होगा क्या, स्मॉल कैप और मिड कैप में जो रिकवरी आएगी उस रिकवरी में हर जगह थोड़ा जैसे जैसे आप बढ़ेंगे रुकावट आएगी। एक तरफा पहले जो वो नहीं होगा। तो हर लेवल पे अब है ना वो माइंडसेट, यार मैं पिछली बार फंस गया था, इस बार मुझे निकलना है। तो जैसे जैसे भाव आएगा तो वो निकलने वाली फीलिंग जो है ना वो आपको थोड़ी थोड़ी रोक के चलेगी। इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी रिकवरी तो आएगी। कई स्टॉक्स आपको 5-5, 10-10% एकदम से भागते हुए दिख जाएंगे, लेकिन इस रिकवरी में आपको थोड़ी बहुत अगर हल्का करने का मन है, अगर आपका सोमवार का मन था तो फिर सोमवार को नहीं, अगर यहाँ से निफ्टी आपको 300, 400, 500 पॉइंट ऊपर दिखे, आपका स्टॉक 5 से 10% ऊपर दिखे, तो फिर आप हल्का करिए, मजबूती में हल्का करिए, कमजोरी में नहीं। ये ध्यान में रखिए। ये इन्वेस्टर्स हो गया। अब आइए ट्रेडर्स का। जहाँ तक ट्रेडर्स के लिए जो सोमवार की स्ट्रेटेजी वही आज है। आपको मार्केट के डायरेक्शन में दिमाग नहीं लगाना है। आपको दिमाग इस बात का लगाना है कि मैं मेरी पोजीशन कितनी होल्ड कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ। अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना है अभी भी, आज और कल। अच्छी बात क्या है, ग्लोबल संकेत थोड़े से बेहतर हुए हैं, लोकल संकेत भी अच्छे हैं। और तीसरी सबसे बढ़िया बात जो है दीप आज के लिए, जो ट्रेडर्स के लिए, वो है कि मार्केट ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.51, लोएस्ट सीरीज है ना। सो ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी, रिकवरी पहले बैंक निफ्टी से आएगी, राइट। ये भी नोट कर ले। निफ्टी का 0.70 पर है, बहुत ज्यादा ऐसा ओवरसोल्ड तो नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी उतना मतलब ऊपर नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट कवरिंग रिकवरी तो बैंकिंग शेयरों में शुरुआत होगी, जो थोड़ा निफ्टी को भी ऊपर लाने की कोशिश करिए। अब क्या होगा, जब आप एक तरफा तेजी के बाद घटते हैं तो पहले फॉल पे खरीदा जाता है। जब एक तरफा मंदी के बाद आप वापस बढ़ते हैं तो पहले फॉल पे प्रॉफिट बुकिंग भी होती है निकलने की। सो अब 19,500 जब तक आपसे पार नहीं होगा, 19,500, 550 माउंट एवरेस्ट है, अब बन गया। उसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, स्टेमिना, है ना, वो अभी दिख नहीं रहा। सो 19,500, 550 इस एक्सपायरी तक पार होना ऑलमोस्ट मुश्किल लगता है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल पे आके अटकेगा मार्केट। सो आप जैसे जैसे 19,500 के नजदीक आज और कल में पहुंचे, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करिए, हल्के हो जाइए। समझ गए, ठीक है। बैंक निफ्टी सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में आपके लिए आती है, वो आती है थोड़ी सी दूर है। पहली जो रुकावट की लेवल बैंक निफ्टी में 43,600, 43,800 की रेंज में, ये पार करके निकले तो फिर 44,200, 44,400 वो पार नहीं होगा। सो वहां पर आपको दोनों में से जो भी लेवल उस समय देख के हम डिसाइड करेंगे आज और कल में, वहां पर आपको हल्का होना है। समझ गया। तो ट्रेडर्स के लिए मौका मिले, अच्छी रिकवरी आए, वहाँ हल्का होना है, और इन्वेस्टर्स के लिए पैसा लगाना है। इन नटशेल मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया। समझ गया सर। चलिए, तो ट्रेडर्स के लिए तो आपको ध्यान अपनी पोजीशन रखना है, इन्वेस्टर्स के लिए तो मौका ही मौका है, बस फायदा उठाइए गिरावट का। थोड़ा आज का सेटअप समझे, उससे पहले एक ग्लोबल फैक्टर भी समझ लेना चाहता हूं सर। थोड़ा तो योगदान इनका भी आ रहा है मार्केट में। हालांकि 2 दिनों में थोड़ा मूड माहौल बेहतर हुआ है और इजराइल हमास की सिचुएशन भी खराब नहीं हुई है। काफी सारे रूमर्स भी चल रहे हैं, ये हो गया, ये हो चुका है, जिस पर कुछ ऐसे फाइनलिटी नहीं आई है। ग्लोबल सेटअप को कैसे समझना है, थोड़ा बेहतर? ग्लोबल सेटअप में पहले मैं इंडेक्स के लेवल का सेटअप बताता हूँ, उसके बाद में आपको सेटअप बताता हूँ खबरों वाला। पहले डाउ पे बात करते हैं। मैं पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन के मैंने डाउ के डेटा निकाले जी। 32,900, 33,000 ये डाउ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर है। ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ही नहीं, आखिरी सपोर्ट भी है। अगर डाउ को रुकना है तो यही रुकना है, नहीं तो ये तो गए हो। अच्छा, क्यों? ध्यान से सुनिएगा। 104 ट्रेडिंग सेशन डाउ 32,900 के ऊपर बंद हो रहा है। 104 ट्रेडिंग 23 तारीख को जब हम बंद थे 32,936 पे बंद हुआ। कल 33,141 पे हुआ। तो एक ब्रीफली 33,000 के नीचे खाली परसों बंद हुआ है, ठीक है। सो डाउ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट पर आ चुका है, और यहाँ से अगर रिकवरी बननी है तो बहुत बढ़िया मौका डाउ के लिए बनाने का। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मार्केट के लेवल के हिसाब से। दूसरी चीज में आइए, अब खबरों के लिए आते हैं। $96 वाला कच्चा तेल $88 पे आ गया, आपको पता ही नहीं चला। ऐसे प्यार से सरक के नीचे एकदम बढ़े आ गया। और ये हमारे लिए जो बड़ा एक नेगेटिव ट्रिगर होता है, वो सबसे बड़ा ट्रिगर अब पॉजिटिव या कम से कम खराब नहीं रहा। तीसरी चीज,
खराब होने में आप बहुत कुछ और खराब हो सकते थे। बॉन्ड यील्ड आपके 5% के पार निकले, ठीक है, और घटकर 4.8%। तो यही अगर समझो आज सुबह सुबह 5% के ऊपर बॉन्ड, सो मेरे को लगता है कि अमेरिका में भी फेड की कमेंट्री और उनकी ब्याज दरें बढ़ाने की रफ्तार और मात्रा के मुकाबले में बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी तेजी से ऊपर भाग गए। सो अब बॉन्ड यील्ड्स भी आपको वापस नीचे आने का डायरेक्शन दे रहे हैं, या कम से कम और नहीं बढ़ने का। सिमिलरली 106.50 पहुंचने के बाद आपका डॉलर इंडेक्स भी 106 के आसपास आया है। सो सारे पैरामीटर्स आपके पॉजिटिव साइड पे है, और अमेरिका के बाजार परसों घटने के बाद कल अच्छी रिकवरी भी दिखा के बंद हुआ। नेट तो नेस्डेक तो 2 दिनों में अच्छा ही बंद हुआ है, डाउ जरूर फ्लैट बंद हुआ। सो आई थिंक ग्लोबल संकेत इससे बढ़िया हो नहीं सकते। आज रात मेरे ख्याल से फेड चेयरमैन साहब का एक जगह बयान भी पब्लिक बयान है। अब देखो वो क्या बोलते क्या नहीं पता नहीं, लेकिन बट ओवरऑल ग्लोबल संकेत दीप थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे। एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद फेड पॉलिसी। और एक और चीज, इजराइल और हमास के बीच में लेकर भी जो युद्ध को लेकर कोई नई बड़ी और बुरी खबर नहीं आई है। करेक्ट सर। इनफैक्ट अमेरिका ने तो यही कहा है कि भाई आप इजराइल को कि भाई आप वो जमीन से जमीन पर आक्रमण करने वाला जो मामला है उसको रोक के रखें। एक और गल्फ कंट्री की तरफ से भी शायद अपील आई थी, शायद कुवैत था या कतर था, बात चल रही है कि भाई खत्म करो भाई, हाँ एंड ऑफ वॉर होना चाहिए। सो आई थिंक वहाँ से भी कोई बुरी खबर नहीं। एक दो हॉस्टेजेस उन्होंने छोड़ा है, और उन्होंने भी बंधकों ने जिन्होंने छोड़ा उन्होंने भी बहुत खराब नहीं बोला है। सो आई थिंक वो ओवरऑल सेंटिमेंट ठीक करने के लिए लड़ाई तो जब तब बंद होगी तब होगी। और पूरी दुनिया भर को अटैक देने वाले पुतिन साहब को भी अटैक आया है, ऐसी भी खबरें चल रही थी। आया नहीं आया भगवान जाने, उन्होंने बोल भी दिया नहीं आया है, लेकिन उनकी वजह से पूरी दुनिया को आया था ये तो पक्का है। सो बहुत सारा कुछ हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में भी, लेकिन ओवरऑल जो है हमारे बाजारों के लिए जो काम का है वो पॉजिटिव साइड पर है। चलिए, तो अच्छा सेटअप है, मंडे के मुकाबले आज थोड़ा मूड भी बेहतर है। बताएं फिर आज के संकेत क्या है सर? कच्चे तेल में तेज गिरावट के साथ आज की स्ट्रेटेजी दे दूं, ग्लोबल संकेत हमारे लिए काफ़ी बेहतर हैं। डाउ में मैं आपको बता दूं 32,900 33,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इसके नीचे बंद होने पर ही फ्रेश कमजोरी होगी, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। सोमवार की तेज गिरावट में भी एफआईज और लोकल फंड्स ने खरीदारी की है, ये एक अच्छा संकेत है। और कमजोर ट्रेडर्स की पोजीशन हल्की हुई है आज, और इसमें छोटे ट्रेडर्स ने ही जमकर बेचा है। और कल जो निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी कल मंथली एक्सपायरी है, मैं सुबह 7 बजे गलती से बोल गया कि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, लेकिन हाँ सबकी ये तो मंथली वाला है, तो सब एक साथ गुरुवार को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगली बार से ध्यान रखेंगे। बैंक निफ्टी स्पेशली ओवरसोल्ड है, 0.51 के आसपास पुट कॉल रेशियो है। और आज के लिए क्या ज़रूरी है, 9.15 नहीं 9.30 सॉरी 3.30 पर आपको 19,200 के नीचे बंद नहीं होना है। इनफैक्ट वैसे 19,250 का लेवल है, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश 50 मिनट की कंफर्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 75 ट्रेडिंग सेशन दीप, 75 ट्रेडिंग सेशन हम 19,250 के ऊपर बंद हो रहे हैं, इसलिए ये आज अब बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मैंने 50 पॉइंट का क्वेश्चन लेके 19,200 कर लिया। बैंक निफ्टी हम 160 ट्रेडिंग सेशन से 43,600 के नीचे बंद हो रहे थे। आज ये बहुत जरूरी है कि 43,600 के ऊपर बंद हो, तो ये कह सकते हैं एक आध सेशन कभी कभी होता है ना, गलती से बंद हो गए वापस ऊपर आ गए, लेकिन कुछ भी हो 43,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। बस ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, संकेत आज के फॉर ए चेंज आज के संकेतों में पॉजिटिव संकेत ज्यादा है। एफआईज पॉजिटिव, डीआईज पॉजिटिव, एफएनओ भी पॉजिटिव, ग्लोबल भी पॉजिटिव, सेंटीमेंट नेगेटिव है, और ट्रेंड बदला है। मैं ये पूछने वाला था, ट्रेंड बदल गया। हाँ, मैंने एक्चुअली वैसे मुझे लग रहा है मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। आप वैसे यूजुअली एक दिन वेट करते हैं, लेकिन क्या है कि मुझे बैंक निफ्टी की 43,600 के नीचे की क्लोजिंग है ना, ये थोड़ी सी निफ्टी तो अब भी 19,250 के ऊपर बंद हुआ है, तो मेरा ट्रेंड नहीं बदला है। तो मैं पता नहीं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ, हो सकता है अगर होगा तो मैं कल ही करेक्ट कर लूंगा इसको, ट्रेंड को कल ही पॉजिटिव कर लूंगा अगर आज ग्रीन में हम बंद होते हैं तो। ठीक है सर, गॉट इट। ट्रेंड पर रखिए नजर, बट वैसे ज्यादातर संकेत अच्छे ही हैं, कोई परेशानी नहीं है। बड़े लेवल्स 19,225 19,285 निफ्टी पर सपोर्ट रेंज है, ये आसानी से टूटना नहीं चाहिए। लेकिन दीप एक समस्या है बड़ी, और समस्या ये कि 19,200 के नीचे मेरे पास ढंग का सपोर्ट लेवल बिल्कुल नहीं, बीच में 200 पॉइंट पूरा खुला मैदान है। अगला सपोर्ट सीधा 19,000 के आसपास बनता है, तो अगर 19,200 225 को तोड़ के नीचे ट्रेड करते हैं तो बीच में कहीं रुकेगा नहीं रुकेगा मुझे कहना मुश्किल है, लेकिन मजबूत सपोर्ट जो है वो 18,975 19,025 ही माना जाएगा। ऊपर की तरफ 19,340 19,385 ये आपके लिए हायर रेंज है, और 435 485 प्रॉफिट बुकिंग, और अगर आप चाहें तो वहाँ पर थोड़ी बहुत बुक वाली भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी
42,875 43,025 जो सोमवार का लो है, इस रेंज के आसपास आपका 43,025 के आसपास आपने लो बनाया है। ये आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है, मुझे नहीं लगता कि हम आसानी से तोड़ेंगे। इसके ठीक नीचे 42,600 42,750 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, और यहाँ पर आए तो बैंक निफ्टी में जरूर खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि 43,150 हम आसानी से तोड़ेंगे नहीं, वहीं सपोर्ट ले लेंगे। ऊपर की तरफ 43,500 43,600 एक बार ये रेंज तो टेस्ट करेंगे जहाँ से हमने फॉल लिया है ना। अगर इसको पार करके टिके तो 43,725 से 43,875 तक जाने की कोशिश हो सकती है। ट्रेंड में बदलाव तब होगा जब निफ्टी 19,950 के ऊपर 19,550 के ऊपर बंद हो और बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर बंद हो, तब हम मानेंगे नीचे देख के कि हाँ जी बॉटम बन गया। 19,550 44,000। ठीक है, गॉट इट। वैसे तो डेटा आपने समझा दिया, बट एफएस की पोजीशन कम नहीं है, पुट कॉल रेशियो भी हल्का है। विक्स, अनिल जी, इतना बड़ा मूवमेंट विक्स है, 1% का मूवमेंट, यानी कैसे कौन कैलकुलेट करता है? क्या होता है? डकवर्थ लुइस जैसा हो गया है ना। उसकी भाई तो डकवर्थ लुइस से याद आया, क्या मतलब साउथ अफ्रीका तो गजब ही कर रही है साउथ अफ्रीका, बट उससे अच्छा तो मंडे वाला मैच था सर। अरे मंडे तो लाजवाब, जबरदस्त, क्या मैच था। हाँ, अजय जडेजा थे। गजब है, मतलब वाकई में देखो, इसको कहते हैं कि एक अच्छा मेंटर अच्छी टीम कैसे तैयार कर सकता है। बिल्कुल, जो जोश से अफगानिस्तान खेलती है, और जितने आराम से ऐसे अफगानिस्तान पाकिस्तान ही वैसे एकदम मरियल से, और ये अफगानिस्तान है, वैसे कोई फर्क है बस। पूरे चेज में इतनी आसानी से उन्होंने चेज किया, कोई टेंशन नहीं दिखाई। बुरा तो हमने भी नहीं हराया ईमानदारी से पाकिस्तान को, क्योंकि देखो मुझे है ना, पाकिस्तान की जीत में एक ही चीज बुरी लगी, मैं अब आप बात है, वो लास्ट के 5-7 ओवर हमने जो टुक टुक किया ना, वो नहीं करना चाहिए। मतलब ठोकना है ढंग से ठोको, अच्छे से करो। मार पीट के क्या इतने विकेट 6-6 8-8 विकेट पड़े, क्या धीरे, और रन रेट भी बढ़ाना चाहिए ठोक के भी, मतलब जिसको कहते हैं वो स्टेटमेंट होता है ना, रामायण में शब्द होता है, वो राम ने रावण का मान मर्दन किया, मतलब हराना लगे और उसकी इज्जत खराब करना अलग चीज है वैसा, बट ये काम अफगानिस्तान ने कर दिया। जबरदस्त है, मजा आ गया बढ़िया मैच था, दोनों ही मैच जोरदार थे, बहुत ही बढ़िया। एनीवे, तो हम थे स्टॉप लॉसेस 19,200 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 43,000 से थोड़ा सा नीचे 42,900 या 43,000, जो आपको ठीक लगे रख लीजिए। 100 पॉइंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शॉर्ट साइड पे बड़ी समस्या थी जी, और 19,550 के ऊपर कोई ढंग का स्टॉप लॉस नहीं आ रहा। अब क्या करें? आपकी जो मर्जी हो लगाओ। मैं तो जो निकल के आ रहा है वही दे सकता हूँ, लेकिन इतना दूर रखना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे तो ठीक है, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे आपको रखना है तो 19,400 के आसपास का रख लीजिए। आप अपने हिसाब से, आप किस लेवल से शॉर्ट है उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करें। बैंक निफ्टी 44,000 के पहले ढंग का स्टॉप लॉस नहीं है, जिसको छोटा रखना है 43,600 के आसपास का रख सकता है, लेकिन ढंग का स्टॉप लॉस नहीं आ रहा। इस यहाँ स्टॉप लॉस में आपको छूट है, जो आपकी मर्जी हो वो लगाइए। ठीक है सर, गॉट इट। नई पोजीशंस खरीदना है निफ्टी 19,200 के स्टॉप लॉस के साथ, 19,340 365 और 385 तीन है आपके लिए छोटे टारगेट। 435 465 485 ये बड़े टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। और जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, जितना 19,500 के नज़दीक बेच पाएंगे आज और कल में उतना बेहतर होगा, लेकिन आपको बेचने का मन बनाना है 19,300 19,435 19,515 की रेंज में आपको रैली में बेचना है। थोड़ा सा इंतजार करें, हो सकता है आप 19,385 से भी सोचना शुरू कर सकते हैं, लेकिन 19,600 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 19,400 365 340 तीन छोटे टारगेट हैं। 300 285 और 265 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। मैं रेंज ऊपर की दे रहा हूँ, आपको लगेगा कि 280 पे तो बंद हुए हैं, आप 150 पॉइंट ऊपर की रेंज दे रहे हो। इतना तो बनता है, इतना हड़बड़ी में बेचने में फायदा नहीं। फिर भी बहुत एग्रेसिव है तो 19,385 से बेचना शुरू करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि आराम से इंतजार कीजिए। जब ऊपर में नहीं बेचा तो नीचे में क्यों बेचना, सही बात है। और जब रिकवरी आ रही है तो रिकवरी को देखो, रिकवरी की ताकत कितनी, क्योंकि रिकवरी में क्या है, अगर लोकल फंड्स और एफआईज खरीदने के मूड में आई गए और बाकी बेचने वाले खाली, और देखो जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे ऊपर में कभी नहीं बिकता। ग्रीन में मार्केट है तो बेचेंगे नहीं, ऊपर के सर्किट में कोई नहीं बेचता, नीचे के सर्किट में लाइन लगाते हैं। तो आज अगर जो सोमवार को सोचे थे दे दूं बेच दूं, क्या करूं, निकल जाऊं, आज जैसे ग्रीन में नहीं अच्छा किया मैंने सोमवार को नहीं बेचा और अब भी नहीं बेचूंगा, है ना। भाव ऊपर कॉन्फिडेंस ऊपर, भाव नीचे कॉन्फिडेंस, भाव और कॉन्फिडेंस दोनों साथ साथ चलते हैं, चलना चाहिए विपरीत। एग्जैक्टली यही मार्केट आपका अकेले का ही नहीं है, पूरी दुनिया ही ऐसे चलती है आज तक। और ऐसा नहीं कि हमारे हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं, अमेरिका वाले आज जिनको भी आप मानते हो कि आपसे जो ज्यादा समझदार हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, एब्सोल्युटली। ओके, बैंक निफ्टी
खरीदें 42,900 या 43,000 का स्टॉप लॉस लगा लें, एक सूटेबल आपके लिए जो भी ठीक लगे। 43,275 350 दो छोटे टारगेट हैं। 43,475 550 दो मीडियम टारगेट है। 43,600 और 700 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। अगर देगा सरप्राइज ऊपर की तरफ तो बैंक निफ्टी ही देगा, और इसलिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन की राय में मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ। 550-600 से आपको शॉर्ट सोचना शुरू करना चाहिए, 43,550 से, और जो शॉर्ट करने की रेंज है वो बहुत ऊपर तक जाती है दीप, 43,850 तक। मुझे याद नहीं आता मैंने पिछली बार 300 पॉइंट की रेंज कब दी थी शॉर्ट करने के लिए। इतनी रेंज में देता भी नहीं, लेकिन बड़े मुंह है और बड़े लेवल हैं, तो आप कोई हड़बड़ी जल्दबाजी में ना बेचें। आप आराम से जितना 43,850 के आसपास बेचेंगे उतना बेहतर है। 44,000 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। 43,475 350 और 275 तीन छोटे टारगेट हैं। 43,225 150 और 43,050 के फाइनल टारगेट के लिए। और अगर बेचने का मन भी करे तो निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करिएगा, खरीदने का मन करे तो बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस करिएगा। गॉट इट सर। बाय या बाय बाय? ये जरा बताइए। बिल्कुल, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, अच्छे रिस्पॉन्सेज भी इस पे आना शुरू हुए हैं, जरा इसके बारे में एक्चुअली यही सवाल था इस छुट्टी के दिन का, विजयादशमी का दिन। सारे लोग मुझे खरीदने का वक्त है या बेच के निकल जाने का वक्त है, तो बिल्कुल क्लियर कट है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो वक्त बाय का है। 25% के आपके एक इंस्टॉलमेंट 19,250 19,350 की रेंज में जानी ही चाहिए। अगर 18,800 19,000 आ जाएगा तो आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। बैंक निफ्टी की मैंने 43,500 43,600 पे एक इंस्टॉलमेंट बोली ही है, वो अगर आपकी परसों गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज भी आप इस रेंज में डाल सकते हैं। इन ट्रेडर्स का जहाँ तक सवाल है, पहली उछाल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे आएगा भी, थोड़ा मार्केट वोलेटाइल होगा भी। आज और कल आपको और 2 दिन निकालने शांति से, अपनी पोजीशन संभाल के रखें, रिस्क मैनेजमेंट देखें और उसके बाद डिसाइड करें। इसलिए मतलब इन्वेस्टर्स के लिए क्लियर कट बाय है, ट्रेडर्स के लिए अपनी पोजीशन के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से आप हल्के होते रहे। ठीक है सर, गॉट इट। बाय द वे, बैन लिस्ट में इंटरेस्टिंग बदलाव हुआ है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनली वायदा कारोबार के बैन से बाहर एक चीज हो रहा आपने बोला, मैं इन्वेस्टर्स से भी जानना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप भी अपना रेस्पॉन्स, मेरी फीलिंग अपनी जगह है, मेरा एनालिसिस अपना जगह है, मेरा मानना अपनी जगह। आपका व्यू क्या है, बाय या बाय? बाय बाय। कितने लोग हैं जो यहाँ बाय के मूड में, और कितने लोग थैंक यू वेरी मच बहुत हो गया, गलती से आपके इधर आ गए थे, आगे से नहीं आएंगे ऐसे होता है। तो देखो ये मार्केट की प्रोसेस है। हर वक्त थोड़े थोड़े समय में कभी भी बिना नोटिस दिए घटता है, और उसमें कमजोर ट्रेडर्स सिस्टम से बाहर होते हैं। ये न पहली बार हुआ है ना आखिरी बार होगा, बिल्कुल कई बार होगा, ये होता ही है। और उसमें भी मैं फिर कहता हूँ कि वो ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स हमें काफी हद तक सही पिक्चर दे अरे सर, मतलब एक जमाना था जब हम रिटेल इन्वेस्टर्स की पोजीशन से अंदाजा लगाते थे कि रिटेल खरीद रहा है या बेच रहा है। बिल्कुल, अब मैं अंदाजा लगाता हूँ कितने लोग मुझे खरीदने के बारे में सवाल पूछते हैं, कितने लोग बेचने के बारे में सवाल पूछते हैं। मतलब पूरे 2 दिन में एक का सवाल नहीं आया कि क्या लूँ। यस सर, सबका सवाल बेच दूं क्या, सब बेच दूं क्या, बेच दूं क्या। और ट्विटर पे भी किसी ने इस बात की तारीफ नहीं की कि भाई मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक एक तरफा तेजी में जितने कई गुना स्टॉक बढ़े हैं, इतने सारे एक साइडेड, जिसमें हमने बोला पकड़ के रखना, देना मत। लेकिन हाँ 2 दिन घटा तो सबको लगता है ये क्या हो गया, वो क्या। सो ठीक है, हमारे लिए वो भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो हर चीज में ये देखते हैं कि क्या काम की चीज निकल के आ रही है जो है। सो इसलिए बाय बाय वाले लोग ज्यादा है। आप भी अपनी भावनाएं लिखिए, जो है मन में लिखिए, उसमें क्या है। सबका अपना मार्केट है, फ्री है, आपका अपना व्यू है, लिख के भेजिए मुझे। आप क्या सोचते हैं, बाय या बाय बाय? बाय बाय बिल्कुल सर, बढ़िया। चलिए रिस्पॉन्ड भी करिए, ट्विटर पर जाइए अनिल जी के और रिस्पॉन्ड करिए। डाली हुई है उन्होंने ट्वीट। बैन से बाहर आ गया है सर इंडिया बुल्स, जिसे भी पूरी सीरीज में मौका नहीं मिला, आज एक दिन पहले एक्सपायरी से बैच आ गया। हाँ, आरबीएल बैंक आ गया एंटर। एक्चुअली मैंने गलती से आज आरबीएल बैंक को स्टॉक ऑफ द डे में दिया है। मुझे अभी देखा है, मैं अगर वो कैंसिल कर रहा हूँ, दूसरा दूंगा। ठीक है सर, मैंने अभी देखा जसदीप, मैं मिस हो गया आरबीएल बैंक ना। ठीक है, बाय द स्टॉक ऑफ द डे ले, उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार के? वायदा कारोबार में लेवल्स दीप ज़्यादा कुछ खास है नहीं। 19,500 ऊपर की तरफ एक बड़ा लेवल है, 1 करोड़ 10 लाख शेयर कॉल्स में है। उससे पहले छोटी मोटी रिकॉर्ड 19,400 पर 77 लाख शेयर। ठीक है, 19,300 से 19,500 के बीच में करीबन 2.25 करोड़ शेयर पुट राइटर्स फंसे पड़े हैं। इसलिए मैं ये बोला हूँ कि कोई भी रिकवरी जो आएगी ना, वो 19,400 से 19,500 की रेंज में जाकर रुक जाएगी, अटक जाएगी गुरुवार तक। क्योंकि ये 2.25 करोड़ शेयर जो कॉल राइटर्स बैठे हैं ना, ये पुट राइटर्स माफ़ कीजिएगा, ये तकलीफ में आने वाले, तो इनको क्या है कि पोजीशन हल्की करनी है, नुकसान में है अभी। बैंक निफ्टी पर जहाँ तक सवाल है वही है दीप, 43,800 44,000 ये रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी। और नीचे पोजीशंस, अच्छी बात है कि बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट कॉल राइटिंग है, तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग के आसार काफ़ी ज़्यादा है।
बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, 43,600 से ऊपर निकलते ही शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी। ठीक है सर, चलिए ये तो है स्ट्रैटेजी, बट नतीजों की भी बात करनी है और साथ ही स्टॉक ऑफ द डे भी लेना है। पहले नतीजों का रिजल्ट रिव्यू। एक ही बड़ा नंबर आया था सर, टोरेंट फार्मा। नंबर्स अच्छे हैं दीप, कोई खराब नहीं है, उम्मीद के मुताबिक है, उम्मीद से स्लाइटली बेहतर ही मैं मानूंगा, थोड़े से बेहतर नंबर्स हैं। रेवेन्यू के फ्रंट पे थोड़ा सा बीट आया है, मार्जिन्स अच्छे हैं, 75% के आसपास के हैं, कामकाजी मुनाफा भी ठीक है, और अच्छी बात है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव है, कहीं कोई ऐसी कमेंट्री में ऐसा नेगेटिव नहीं है कि ऐसा लगे। इनका ब्राज़ील का बिजनेस इंपॉर्टेंट होता है, वो भी अच्छा कामकाज कर रहा है, लेकिन इस स्टॉक को लेकर मार्केट की फोकस एक ही चीज़ पर है, सिप्ला के साथ जो डील की बातचीत चल रही है वो होगी या नहीं होगी, होगी तो कब और किस प्राइस पर होगी, क्योंकि भाव बढ़ चुका है। सो अब डील कब होगी पता नहीं, लेकिन अगर सिप्ला के साथ डील होगी तो स्टॉक के लिए परफॉर्म करना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, शायद डील या तो लटकती दिख रही है, अटकती दिख रही है, अब कब होगी पता नहीं, क्योंकि होनी होती तो इतनी जल्दी हो जाती। तो मुझे लगता है कि अगर सिप्ला के साथ डील नहीं होनी तो होनी है और ये नंबर्स है, तो फिर इन नंबर्स के दम पर स्टॉक को बढ़ना चाहिए। सो मैं आज आपको सिर्फ लेवल दे रहा हूँ, सपोर्ट लेवल आपके लिए जो निकल कर आता है टोरेंट फार्मा पे, वो सपोर्ट लेवल है आपका, हाँ आ गया 1850 और 1870, दो लेवल सपोर्ट के तौर पर है। ऊपर 1890, 1905 और 1920 तक जाने की कोशिश टोरेंट फार्मा की हो सकती है, ये ऊपर के लेवल है। गॉट इट सर, चलिए ये तो है टोरेंट फार्मा का रिजल्ट रिव्यू। आइए लेते हैं अनिल जी की आज स्टॉक ऑफ द डे भी। ये बताएं सर। कैश मार्केट का स्टॉक गोदावरी पावर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। बोर्ड मीटिंग है 3 नवंबर को कंपनी की, और इस बोर्ड मीटिंग में स्टॉक स्प्लिट पर भी विचार होगा, नतीजे भी आएंगे। स्टॉक 5% ऑलरेडी सोमवार को गिर चुका था, तो एक रिकवरी बनती है। 588 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर आपको खरीदारी करनी है। 605, 615 और 630 तक के टारगेट ऊपर की तरफ बन सकते हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक कैश मार्केट अच्छा कर सकता है। आरबीएल बैंक भी मेरे रडार पे था, लेकिन मुझे लगा कि अब बैन में तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग वहाँ पर भी आ सकती है। पसंद क्यों आ रहा था ये तो बताइए। नहीं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास 228, 230 इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है आरबीएल का। 238, 240 तक की रिकवरी दिखा सकता है बाजार की मूड माउंट का, क्योंकि अगर बैंकिंग शेयर को बढ़ना है ना दीप, तो वो पहले बढ़ेंगे जो ओवरसोल्ड है। गॉट इट, इसलिए मैंने उसको चुना था, बट अनफॉर्चुनेटली ठीक है, बैन में अच्छा हो, आपने सही टाइम पे बता दिया। चलिएगा सर। आईपीओ भी आज एक खुल रहा है। बिल्कुल, आईपीओ के मैनेजमेंट से आज हम बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट से मुलाकात करने के बाद हम आपको बताएंगे, या तो दोपहर में मैं बता दूंगा आपको कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है। डन सर, चलिए तो यह है आपके लिए पूरा बाजार का एक्शन। आइए बात करते हैं नुपुर, अरमान और आशीष के साथ भी, बताते हैं आपको आज की सारी खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, नतीजों का भी एक्शन। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और खबरें कौन सी है? जी गुड मॉर्निंग। आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करें तो एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा दोनों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में इंडस टावर, जुबिलेंट फूडवर्क्स दोनों के नतीजे हैं। कैश में भी कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें गल्फ ऑयल, CMS इन्फोसिस्टम, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, वेल्सपन इंडिया, ड्रीम फोक सर्विसेज आदि जैसी कंपनियां जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। सोनाटा सॉफ्टवेयर, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। 50% IPO एंकर लॉक इन 30 दिन का जो खत्म होता हुआ दिखेगा, जिसमें आप यात्रा ऑनलाइन, सिग्नेचर ग्लोबल और साइंस सिल्क इन सब का होता हुआ दिखेगा। एक्स डेट है इन्फोसिस में इंटरिम डिविडेंड 18 का। कैबिनेट की मीटिंग है जो हो सकती है 10:30 बजे। और ग्लोबल के हिसाब से अंत में USA का फेड चेयरमैन जेरम साहब जो हैं वो पब्लिक इवेंट में बोलते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये तो रहे आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर्स। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, कौन सी खबरें और नतीजे आपके पास हैं? गुड मॉर्निंग। आईपीओ का सीजन है, तो ब्लू जेट हेल्थ केयर का आज आईपीओ जो है वो ओपन होने वाला है। 27 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड देखें तो 329 से 346 रुपीज़ के। इशू साइज 840 करोड़ का पूरा OFS है, और एंकर बुक के जरिए कंपनी ने 252 करोड़ रुपीज़ जुड़ाए हैं, जिसमें ICICI प्रूडेंशियल, HDFC म्यूचुअल फंड, निप्पॉन लाइफ, AB, सन लाइफ जैसे नाम आपको नजर आएंगे। रिजल्ट्स में PNB हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर NII देखें तो करीबन 2% की ग्रोथ आती हुई दिखे। मुनाफे में 45% की ग्रोथ दिखेगी। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में काफी सुधार है, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखे तो वो भी इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखे पिछली तिमाही के कंपैरिजन में। तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स है PNB हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से। केवल के क्लोथिंग पे भी नजर रखनी है, क्योंकि कंपनी की आय 16% से इस क्वार्टर में बढ़कर आती हुई दिखी। कामकाजी लेवल पे 23% की ग्रोथ दिखेगी। मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, और मुनाफा भी देखे तो 27% की मजबूत ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। आलोक इंडस्ट्रीज के भी मिले जुले नतीजे, कंपनी की आय 20% से गिरकर आती हुई दिखी। हालांकि कामकाजी लेवल पे आपको मुनाफा दिखेगा, पिछले साल घाटा था, और नेट लेवल पे
इस बार कंपनी ने जो घाटा है वो कम किया है, 192 करोड़ से घटा के 175 करोड़ इस क्वार्टर में आते हुए दिखा है। महिंद्रा लॉजिस्टिक यहाँ पे नतीजे काफ़ी कमज़ोर है कंपनी के हैं, सिर्फ 3% से बढ़कर आती हुई दिखी है, लेकिन कामकाजी लेवल पे देखेंगे तो मुनाफा 21% से गिरकर आते हुए नजर आया। मार्जिन भी 5% से गिर के 4% रह गए और नेट लेवल पे पिछले साल मुनाफा था 12 करोड़ का, जो घाटा है इस क्वार्टर में दिखा है 15 करोड़ के आसपास का। खबरों में सबसे पहले वेदांता, जहाँ पे जो अभी CFO जो है सोनल श्रीवास्तव, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह लेंगे अजय गोयल साहब, जो 30 अक्टूबर से पद संभालने वाले हैं। तो वेदांता पर भी आज फोकस रहने वाला है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें और नतियों का रिएक्शन भी। अरमान, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास? जी, खबरों में सबसे पहले यूबीएल, यहाँ पर रिपोर्ट्स है कि महाराष्ट्र सरकार ने बियर पर टैक्स कम करने की संभावना का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया है। लुपिन, यहाँ पर एक दवा को यूएस FDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इस दवा का अगर यूएस में सालाना कारोबार देखेंगे तो लगभग 360 करोड़ के आसपास का है। गोदावरी पावर और इस्पात, यहाँ पर 3 नवंबर को बोर्ड की बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा। पावर मैक प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर बोर्ड से QIP इशू प्राइस जो है वो लगभग अगर आप देखें 3,880 के आसपास का जो है वहाँ पर वो रखा गया है, जो कि अगर आप फ्लोर प्राइस देखेंगे उससे 5% डिस्काउंट पर है। सिग्नेचर ग्लोबल, यहाँ पर कंपनी ने ज़मीन खरीदने के लिए करार किया है। अगर आप बात करें गुरुग्राम हरियाणा में लगभग 25.8 एकड़ जमीन खरीदने के लिए करार करते हुए दिखे हैं। और अंत में बड़ी डील्स में बात करें तो अमर एंटरप्राइजेज, जहां पर फ्रैंकलिन टेम्पलेशन म्यूचुअल फंड ने 2 लाख शेयर्स, जो कि 0.6% इक्विटी है, वो खरीदते हुए दिखे। ओके, ये है सारी खबरें आज की। आइए चलते हैं आशीष के पास और जानते हैं आज की ब्रोकर रिपोर्ट्स भी FIR में। मॉर्निंग आशीष, पहले तो टॉप रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले टोरेंट फार्मा, यहाँ पर रिजल्ट आए, इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स हैं, ये जेफरीज की तरफ से होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, जो लक्ष्य है 1950 रुपये से बढ़ाकर 2040 कर दिया है। वहीं अगर आप गोल्डमैन सैक्स देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखें और जो लक्ष्य है 2280 से बढ़ाकर 2325 रुपये कर दिया। HSBC ने भी खरीदारी की राय दी है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्होंने जो टारगेट है वो कट किया है, 2350 से घटाकर 2200 रुपये कर दिया है। और जेफरीज का मानना है कि नतीजे अगर आप देखें तो खासतौर पर जो कामकाजी मुनाफा है इनके अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पर देखने को मिला और काफ़ी जोग्राफीज़ में भी जो प्रदर्शन है बिल्कुल आज एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। वहीं अगर आप गोल्डमैन सैक्स की कमेंट्री देखें तो ये मान रहे हैं कि जो एबिटा मार्जिन्स है इनके अनुमान से बेहतर यहाँ पर देखने को मिले। कैश की कंपनी PNB हाउसिंग, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 715 रुपये का भाव, 880 रुपये का टारगेट दिया और मान रहे कि ऑल अराउंड बीट यहाँ पर देखने को मिला है। जो इनका एस्टिमेट्स थे इससे बेहतर प्रदर्शन है। HUL इस स्टॉक के ऊपर भी खास नजर रखिएगा। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2800 रुपये के टारगेट के लिए। वहीं अगर आप HSBC की रिपोर्ट देखें तो इन्होंने डबल डाउनग्रेड कर दिया, यानी पहले खरीदारी की राय थी, अब ये होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और जो लक्ष्य है वो 2950 से घटाकर 2700 रुपये कर दिया। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का ही टारगेट है क्योंकि 2484 का भाव चल रहा है और ये मानने कि पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो लगातार अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है और फिलहाल अगर आप देखें तो ये मानने की थोड़ी सी अपसाइड यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इसी के चलते 2484 के सामने इन्होंने करीब 2700 रुपये का टारगेट दिया है। नेस्ले यहाँ पर भी खास नजर रखिएगा, मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 22,700 रुपये का टारगेट दिया, लेकिन स्टॉक चल रहा है 24,198 रुपये पर और मान रहे कि आज यहाँ पर एनालिस्ट मीट होने वाली है। इसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि लॉन्ग टर्म को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है, रूरल अर्बन मिक्स के ऊपर क्या कमेंट्री आएगी, इस पर नजर रहेगी। तो नेस्ले ये स्टॉक भी रडार पर रहेगा। ओके, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, ONGC मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, 185 का भाव, 216 रुपये का टारगेट दिया। JSW स्टील यहाँ पर नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, इम्पैक्ट भी आ चुका है। मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, 750 का भाव, 841 रुपये का टारगेट दिया और मान रहे कि सेकंड क्वार्टर जो है अच्छा है और आगे का आउटलुक भी बढ़िया लग रहा है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 775 का भाव, 1115 का टारगेट दिया और मान रहे कि इंडस्ट्री स्पेंडिंग जो है सितंबर में 16% की बढ़त यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले आपको देखने को मिली है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स HSBC खरीदारी की राय दे रहा हूँ, लक्ष्य इन्होंने 900 रुपये से बढ़ाकर 970 रुपये कर दिया है, 770 के करीब का भाव चल रहा है और मान रहे कि नतीजे जो है इनके अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिले।
अंबर एंटरप्राइजेज यहाँ पर सीएलए से खरीदारी की राय दे रहे हैं, 3650 का टारगेट दिया। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय दी और जो लक्ष्य है वो 3740 रुपये से बढ़ाकर 3990 रुपये कर दिया है। और गोल्डमैन सैक्स अंत में इन्होंने तरफ से भी रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा और जो टारगेट है 2920 से बढ़ाकर 2990 कर दिया। बिल्कुल, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं आपके पास आज नतीजों के सीजन में आती हुई दिख रही है। तो बता दूं 3 कंपनियों पर रिपोर्ट्स अच्छी हैं। टोरेंट फार्मा या नंबर के बाद रिपोर्ट्स आई हैं, तो गोल्डमैन का 2325 और जेफरीज का थोड़ा सा टारगेट के लिहाज से टीटागढ़ और अंबर, ये 2 स्टॉक और हैं यहाँ पर रिपोर्ट अच्छी है। लीवर पर एक डबल डाउनग्रेड जरूर आया है, भले मार्केट प्राइस अभी भी ऊपर हो, ये एक्शन आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और अब फोकस है पिक ऑफ द डे पर। हमारे एक्सपर्ट हैं हमारे साथ तैयार, बिगुल। विश्वेश जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो बहुत क्रिटिकल लेवल पे है और हमारी मैं गेस्ट ऑफ द वीक में जब भी स्टूडियो में था तब मैंने ये लेवल भी मेंशन किया था बैंक निफ्टी का, और बैंक निफ्टी अनफॉर्चुनेटली उसके नीचे है, वेरेज निफ्टी का सपोर्ट अभी भी हेल्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, हम डेफिनेटली पॉजिटिव एक ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि हम सस्टेन करेंगे। तो अगर हम मॉर्निंग में बाय करते हैं तो मुझे लगता है बाय सेकेंड हाफ गिव अप कर देगा। अब एट द सेम टाइम अगर हम शॉर्ट करते हैं और अगर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और सर्ज होगी तो ट्रिकी हो जाएगा। तो मुझे लगता है अनिल जी वेट करना चाहिए। तो मेरी ओर से आज पिक ऑफ द डे कंडीशनल होगा और वो भी ओपनिंग के बाद देना चाहूँगा अनिल जी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है ओपनिंग, क्योंकि वीक क्लोजिंग थी, ग्लोबल क्यूज थोड़े से ओके हैं, बट मुझे लगता है हमारे यहाँ प्रेशर रहेगा सेकेंड हाफ में। तो मैं सेकेंड हाफ में अनिल जी ओपनिंग पिक दूंगा बाई 10 AM समथिंग। ओह, अभी नहीं दे रहे, ओपनिंग पे देंगे और वो भी 10 बजे। बंसल जी मान लिया जाए इनकी बात या कुछ इज आस्किंग टू मच? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी टू मच नहीं है। देखिए इनको देखता हूँ तो मुझे मतलब कि याद आता है, ये मतलब कि अकेले व्यक्ति हैं। हाँ। जैसे कुणाल जी अपना कनाडा का वो बता के लोगों को कॉम्प्लेक्स देते हैं, तो ये भी अपना बताते हैं MBA करा हुआ है, अपनी स्टोरी बताते हैं अनिल जी, तो दूसरे कई लोगों को आता होगा। तो अनिल जी इनको सब कुछ अलाउड है विश्वेश जी को। और एक तो अनिल जी इसलिए भी अलाउड है, और दूसरा अनिल जी मेरी भी राय अनिल जी विश्वेश जी से मिलती जुलती है। अच्छा। मंडे को अनिल जी आप एब्सेंट थे अनिल जी, मतलब कि एब्सेंट थे। दीप ने बोला कि जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट अनिल जी आप देश के अंदर थे और देश के पता नहीं किस कोने में थे, पूरा समय फोन से जुड़े आप, एक बार भी आपके दर्शन नहीं हुआ अनिल जी। मैंने भी उस दिन बिकवाली की राय दी थी, GMR हुआ, एक्साइड हुआ, BL हुआ, सब पे बिकवाली की राय दी हुई अनिल जी। विश्वेश जी को अलाउड है अनिल जी, अलाउड नहीं है तो अनिल जी कुणाल जी को नहीं है। उस दिन भी अनिल जी मैंने एक एक्सक्लूसिव रिसर्च अनिल जी शेयर करी थी सोमवार को। क्या? जिस दिन आप अनिल जी गायब होते हैं उस दिन कुणाल जी गायब हो जाते हैं। ये अनिल जी रहस्य समझ नहीं आया, और संडे रात को 11:30 बजे मुझे मैसेज कर रहे हैं आई एम नॉट देयर ऑन मंडे। अच्छा अनिल जी मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। ये बहुत बढ़िया किया, ये आपने मुझे बता दिया, इस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी, चिंता न करें बंसल जी। तो फिलहाल आपने कुछ काम किया हो तो आपकी इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, कुछ है कि नोटा ही है? नहीं अनिल जी मैंने काम करा है, विश्वेश जी के साथ सिर्फ राय मिल रही है अनिल जी निफ्टी के ऊपर, मार्केट के ऊपर। मैं काम भरपूर करके आया हूँ। मेरी बिकवाली की राय है AB कैपिटल पर अनिल जी। जिन स्टॉक्स ने पिछले 5-10 दिनों में ब्रेकआउट लिए थे ऊपर की तरफ ना, सबसे ज्यादा कॉल आई थी GMR, एक्साइड, ये सब गिर रहे हैं। AB कैपिटल भी में भी एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बेचना है 172, 173 के अराउंड चल रहा है, रैली में बेचे। 178 का स्टॉप लॉस, 164 का टारगेट। AB कैपिटल है पिक ऑफ द डे, बिकवाली की राय है। आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ करें आप बिकवाली। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। मेरा पिक ऑफ द डे तो क्लियरली बाय है, पर मैं बोलूंगा कि 4 to 5 इंस्टॉलमेंट में लेना चाहिए, एक ही साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स अभी थोड़ा बहुत वीक है। तो आई थिंक टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो मेरा पिक है शैफलर इंडिया, जो बनाती है हाई प्रेसिशन रोलर और बॉल बेयरिंग्स फॉर ऑटोमोटिव एज वेल एज इंडस्ट्रियल। रेलवेज भी एक मेजर फोकस एरिया है इनके लिए, और ऑटोमोटिव सेक्टर में उनका प्रोडक्ट यूज होता है अक्रॉस इंटरनल कंबशन इंजन्स, हाइब्रिड और फुल्ली इलेक्ट्रिक ड्राइव्स फॉर इंजन सिस्टम्स और ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स। और इंडस्ट्रियल में इन लोग केटर करते हैं टू वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स, जैसे सीमेंट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, विंड, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में।
और मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ईवी बिजनेस का एक की ड्राइवर रहेगा इनका आगे जाके, क्योंकि ईवी में जो कंटेंट है इट इज हायर देन द नॉर्मल आईसी व्हीकल्स। कंपनी ने परफॉर्मेंस इंप्रूव किया था लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, क्योंकि ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हम लोग अच्छी रिकवरी देखी है। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर कैलेंडर ईयर 25, ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर 25 इज 110। तो मेरा यहाँ टारगेट प्राइस बनता है 3850। 2850, सॉरी 3850 ये है टारगेट जिसके लिए करनी है खरीदारी शेफलर इंडिया में। ये राय आती हुई आपके लिए अमृतसर की तरफ से। कुणाल जी, आपके पोर्टफोलियो में है स्टॉक ये? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी बिल्कुल मेरे पोर्टफोलियो में है और बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी को। हाँ। तो अनिल जी पूरी तरह सहमत हूं उनसे। मध्यम अवधि लंबी अवधि के लिए शानदार निवेश है, किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करें और मल्टी जनरेशनल होल्ड है अनिल जी। ये पीढ़ी खरीदे अगली पीढ़ी बेचे, उस तरह का शेयर है। चलिए, तो चूंकि आपने एक अच्छा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखा है, इसलिए बंसल जी की सारी तमाम आपत्तियां शिकायतें आज खारिज की जाती है। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, बंसल जी का निशाना तो आपकी ओर है अनिल जी, मैं तो केवल बहाना हूं। अनिल जी बंसल जी ने कहा कि आप अगर छुट्टी लेते हैं मैं साथ में लेता हूं। हाँ। तो अनिल जी अब बंसल जी की बात रखते हुए अनिल जी कभी कभार मैं आप जब होंगे तभी भी छुट्टी लिया करूंगा। तो अनिल जी बंसल जी को रूस ना जाए, इसलिए अनिल जी करना जरूरी होगा। वाह गजब, इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। बिल्कुल है ना कुणाल जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बताएं सर अब। अनिल जी देखिए, सब लोग बिकवाली की राय दे रहे हैं, मेरी खरीदारी की राय है अनिल जी, खरीदना है परसिस्टेंट। मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा कमजोर होगा तो परसिस्टेंट और जितने आईटी स्टॉक्स हैं उनमें आपको एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और जैसे ही बाजार संभलेगा इनमें आपको तेजी दिखेगी। तो गिरावट में खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 5720-25 के भाव अगर मिले तो परसिस्टेंट एक मेजर सपोर्ट के करीब आ जाएगा। स्टॉक वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है और हमने देखा कि जो मंदी आई शुक्रवार को उसका भी कोई खास असर इस पर नहीं पड़ा। तो इन स्तरों पर बाय करने की राय है परसिस्टेंट पर। 5725 के आसपास खरीदे, स्टॉप लॉस रखें 5650 पर। 5650 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट होगा 6000 रुपए का, 6000 का। इवेंचुअल टारगेट 6200 रुपए का। तो गिरावट में परसिस्टेंट सिस्टम्स में खरीदारी करें। परफेक्ट, तो परसिस्टेंट में करें खरीदारी, कंसिस्टेंट। ये राय है आपके लिए कुणाल जी की। राय सुमित जी की भी लेंगे। सुप्रभात सुमित जी, स्वागत है आपका भी। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। वेल अनिल जी, पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। लास्ट 2-3 दिनों की गिरावट के अंदर M&M के अंदर कुछ फॉल खास देखने को मिला नहीं। M&M मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1560-1565 के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 1540 के इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। 1540 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 1590 का, दूसरा टारगेट बनेगा 1610 का। तो 1590 से 1610 के टारगेट्स के लिए M&M में खरीदारी करें 1540 के स्टॉप लॉस से। ओके, 1600 के ऊपर के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें M&M। तो 2 बाय कॉल्स आ रही हैं, परसिस्टेंट और M&M। अमृतसर की तरफ से तो आपको ऑफ कोर्स थोड़ा लॉन्गर टर्म के लिए शेफलर इंडिया खरीदना है। सेल कॉल है AB कैपिटल फ्यूचर्स पर। आई कुछ और स्टॉक्स की भी बात कर लें जहां पर आपको आज एक्शन दिखेगा। PNB हाउसिंग, यहां पर नतीजों का रिएक्शन आपको आते हुए दिखेगा। बंसल जी जरा देखें PNB हाउसिंग, बताएं चार्ट्स पर क्या राय है। नतीजे तो इनके ठीक ठाक आए थे। दीपांशु, नतीजे तो ठीक आए थे स्टॉक के। नीचे से मैं और कुणाल जी ने कंटिन्यूसली रिकमेंड भी करा है, बट इसमें भी एक पैटर्न का डिस्टॉर्शन हुआ है और टेक्निकली एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 700 रुपीज़ का। उसको इस स्टॉक ने टेस्ट भी किया था मंडे को, बट रिबाउंड देखने को मिला। तो 700 के स्तरों पर दीपांशु यहाँ नजर रखनी चाहिए। मेक और ब्रेक लेवल है, अगर बच गया तो रिबाउंड देखने को मिलेगा और 700 के लेवल टूटते हैं तब यहाँ पर जो गिरावट है वो गहराएगी। ओके, ये है आपके लिए PNB हाउसिंग। विश्वेश जी, एक कैश स्टॉक आपके लिए भी सर, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, जरा इस पर नजर डालें। अच्छे नंबर्स नहीं है, इनफैक्ट मुनाफे से घाटे में आ गई है कंपनी। एक्सपेंसेस इनके बढ़कर आए हैं ओवरऑल और हमने देखा है मार्जिन्स गिरे हैं, एबिटा गिरा है, रेवेन्यू में भी बस 3% की ग्रोथ रही है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की?
दीपांशु देखिए, एक बाय एंड लार्ज अगर देखो तो ये लॉजिस्टिक एज अ स्पेस शायद अच्छा करेगा। मैं अनिल जी को पास्ट में सुना था, उन्होंने कहा था कि जो टीवीएस लॉजिस्टिक है दैट कैन टर्न आउट टू बी अ मल्टीबैगर। वेयर इस स्टॉक की बात करते हैं तो ये पूरे 10 महीने हो गए, मतलब आप पूरा 2023 देखो, स्टॉक ओवरऑल साइडवेज में, वो लोअर एंड ऑफ दिस जो रेंज है वो 350 के आसपास है, लेकिन 2021 के हाई 800 रुपये हैं। तो अगर 800 रुपये से स्टॉक 300 रुपये आ गया है, इतनी बड़ी रेंज में है, लेकिन इंडस्ट्री आउटलुक इतना बढ़िया है, तो मुझे लगता है ये वो रेंज है जहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रा स्टैंस लेना चाहिए। मुझे लगता है शायद स्टॉक नेगेटिव ओपन होगा, लेकिन फॉर सम रीज़न ये 340 330 रेंज में आता है, तो मुझे लगता है वहाँ पे एक बार के लिए कंसिडर करना चाहिए। बिकॉज ओवरऑल अगर आप फंडामेंटल देखते हो तो वैसे बुरी कंपनी नहीं है, एक्सेप्ट थोड़े वैल्यूएशन स्ट्रेच है। तो मुझे लगता है 330 इज़ द रेंज जहाँ पे शायद शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंसिडर करना चाहिए। वेयर ओवरऑल चार्ट नेगेटिव है बट सेक्टरल आउटलुक पॉजिटिव है, इसकी वजह से लोअर राउंड द रेंज में अगर मिलता है तो हम एक बार के लिए बाय के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ये है आपके लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। देखते हैं क्या चाहेगा। नंबर्स तो इसके अच्छे नहीं है, 3.25% वैसे भी गिरा ही था ये मंडे की गिरावट में। सुमित जी, केवल किरण क्लोथिंग, जरा एक बार इसके चार्ट भी देख लें तो ये भी आज नतीजों पर अपने रिएक्ट करेगा। चार्ट्स क्या कहते हैं सर? दीपांशु, इसके अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी तेजी के संकेत मेरे को नहीं मिल रहे हैं। स्टॉक के अंदर पोजीशंस फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं और डिप में इसमें खरीदारी करने की सोचे। सीएमपी पे एक बार थोड़ा सा अवॉइड करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, ये है आपके लिए केवल किरण क्लोथिंग। देखते हैं कैसा रिएक्शन इस पर आपको आते हुए दिखेगा। यूनाइटेड ब्रूरीज, इस पर इंटरेस्टिंग व्यू है। बंसल जी की रिकमेंडेशन थी, उनसे चार्ट चेक भी एक बार मैं लूंगा, पर उससे पहले एक बार अमरीश सर से राय लेनी है। अमरीश सर, बहुत सारे खबरें आ रही है महाराष्ट्र में और लिकर को लेकर। पहले अभी हमने देखा रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अब जो रेस्टोरेंट्स और पब्स में लिकर सर्व होती है उस पर 5% एडिशनल वैट लगेगा, बट उसके सामने बियर पर टैक्स कम करने की संभावना के लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो दोनों तरफ की खबरें आ रही हैं, फेस्टिव सीजन भी है, कंजम्पशन भी इस समय अच्छा रहता है। सर, क्या राय रखेंगे यूनाइटेड ब्रूरीज पे? कंजम्पशन तो क्लियरली बढ़ता है ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन और इलेक्शन सीजन भी है अभी आगे जाके, तो उसमें भी लिकर कंजम्पशन काफी बढ़ जाता है। तो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड ब्रूवरीज एज वेल एज द अदर ब्रूवरीज। और नॉर्मली जब भी टैक्स इंक्रीज करते हैं लिकर पे, उसका इफेक्ट इज देयर ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। तो आई थिंक इवन यूनाइटेड स्पिरिट्स भी लेना चाहिए इन केस वी सी अ डिसेंट करेक्शन। ओके, तो यूनाइटेड ब्रूरीज भी रखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी रखिए। बंसल जी ने तो पिछले फ्राइडे यूनाइटेड ब्रूरीज रिकमेंड भी किया था।